वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉलोनियल पीरियड के आगे का टॉपिक। एंड बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डेट्स के बारे में डिस्कस किया था कि डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं। एंड हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो ये था कि हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि है एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री कह नहीं सकते हैं, इसीलिए उसे कॉलोनियल हिस्ट्री कहा जाता है। इस बुक में आप रीड करोगे कि किस तरीके से ब्रिटिश जो थे वो हमारे कंट्री में आते हैं, अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं, लोकल नवाब्स को अपना गुलाम बनाते हैं, राजा के ऊपर भी अपना हक जमाते हैं और सब कुछ ना हत्या लेते हैं। आप ये देखोगे कि किस तरीके से वो इकोनॉमी मतलब पैसे के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर अपना कंट्रोल हत्या लेते हैं। इस बुक में हम रीड करेंगे, ओके। और किस तरीके से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए। लाइक उनको कोई खर्चा करना है तो उसके लिए वो लोगों से रेवेन्यू लेते थे और वो गुड्स को भी खरीदते थे बहुत ही लोअर प्राइसेस पे। क्रॉप्स भी उन्होंने प्रोड्यूस किए जिनको उन्हें एक्सपोर्ट करना था। एंड आप समझोगे कि किस तरीके से चेंजेस आए एक कॉन्सिक्वेंस अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस के रूप में। लाइक एक के बाद एक किस तरीके से चेंज आते रहे। और ब्रिटिश जो थे ट्रेड करने आए थे और ट्रेड करते करते हमारी पूरी कंट्री को, पूरे इंडिया को, सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। एंड यू विल केम टू नो कि क्या क्या चेंजेस ब्रिटिश रूल लेके आया वैल्यूज़, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस के रूप में। और जब सब्ज्यूगेशन मतलब कब्ज़ा होता है ना एक कंट्री का दूसरी कंट्री के ऊपर, तो किस तरीके से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंजेस आए। वी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ, हम उस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहते हैं। बिकॉज हम इसको मॉडर्न हिस्ट्री इसलिए भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम फ्री तो थे ही नहीं, हमें फ्रीडम तो मिली ही नहीं थी, ठीक है। इतना कुछ तो ब्रिटिशर्स ने किया, पूरा हथिया लिया, पूरा अपना कब्ज़ा जमा लिया हमारे कंट्री पे, सब कॉन्टिनेंट पे। तो हम नहीं बोल सकते कि ये मॉडर्न पीरियड था, ये कॉलोनाइजेशन का पीरियड था। यू विल हाउएवर फाइंड दैट जो भी क्लासेस और ग्रुप्स थे उन्होंने सेम चेंजेस एक्सपीरियंस नहीं किए। दैट इज़ वाई इस बुक को हम वो पास्ट कहते हैं, जो कि प्लूरल फॉर्म है, क्योंकि हर एक इंसान का एक्सपीरियंस ना अलग तरीके का होता है। क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग होती है तो उसका एक्सपीरियंस भी अलग होता है। तो हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इस बुक में जो आप चीज़ें पढ़ोगे ना कि ये ब्रिटिशर्स ने ये किया वो किया, उन चीज़ों से जो वहाँ के लोग थे उनकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एक जैसे ही चेंजेस एक्सपीरियंस किए होंगे। हर इंसान ने अलग अलग तरीके के चेंजेस एक्सपीरियंस किए होंगे। मे बी किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई होगी, किसी को सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम्स हुई होंगी। हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है इस सब के बारे में? हमें ऐसे पता चलता है बिकॉज हिस्टोरियंस को, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज़। अब हिस्टोरियंस हैं हिस्ट्री के बारे में, वो तो स्टडी करते रहते हैं, तो उनको सोर्सेज मिले जो लास्ट 250 ईयर्स की इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उन्हीं से ही हमें इतना कुछ पता चला कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड प्रोड्यूस किए क्योंकि ना उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रखते थे, प्रॉपर हर तरीके से वो मैनेजमेंट रखना चाहते थे। वो ये बिलीव करते थे कि लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो हर एक इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हर एक चीज़ को ना लिख देते थे। और जब वो ये लिख करके मतलब पूरा हो जाता था, लाइक उनका कंप्लीट हो गया हर प्लान, हर एक रूल उन्होंने लिख दिया, अच्छे से इंस्ट्रक्शंस लिख दी, तो वो प्रॉपरली उनको स्टडी भी करते थे, उन पर डिबेट भी करते थे, कंक्लूजन्स भी निकालते थे। और इस तरीके से ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर बन गया, मेमोस का, नोटिंग्स का, रिपोर्ट्स का, वो इस रूप में चीज़ें स्टोर करने लग गए थे। जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये भी फेल्ट किया कि भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स को केयरफुली प्रिजर्व करके रखना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो खो जाएंगे तो उनको नुकसान हो जाएगा, किसी को उनके पर्सनल चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो बेसिकली वो क्या करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो अटैच थे, रिकॉर्ड रूम्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, जो
सभी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच थे। एंड जो विलेज के तहसीलदार ऑफिस था, कलेक्टरेट था, कमिश्नर ऑफिस था, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, लॉ कोर्ट्स, इन सब के अलग अलग अपने रिकॉर्ड रूम्स उस टाइम पे हुआ करते थे। जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि आर्चीव्स, म्यूज़ियम्स, आर्चीव्स मतलब जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेव करके रखा जाता है, और म्यूज़ियम्स में भी वो रिकॉर्ड्स वगैरह सेव करके उस टाइम पे रखते थे। तो उन्होंने ये चीज़ें इस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी, उन्होंने आर्चीव्स बनाने शुरू कर दिए, उन्होंने म्यूज़ियम्स बनाने शुरू कर दिए इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए। अब आर्चीव जो है वो हमारे मोबाइल में भी एक ऑप्शन होता है, अपनी फ़ोटोज़ को आर्चिव कर लो, अपने डॉक्यूमेंट्स को आर्चिव कर लो, तो वो एक तरीके से प्रिजर्व करना ही होता है कि अगर आपके फ़ोन से वो चीज़ डिलीट हो जाएगी ना मेन फोल्डर से या गैलरी से, बट वो आर्चीव में पड़ी है तो आपको मिल जाएगी वापस वो चीज़, ठीक है। तो जो लेटर्स थे, मेमोज थे, दैट मूव फ्रॉम वो एक ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से दूसरे ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाया करते थे अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी के शुरुआती दिनों में। कैन स्टिल बी रीड इन द आर्चीव्स में हम उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टडी जो नोट्स थे, रिपोर्ट्स थे दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने जो उस टाइम पे प्रिपेयर किए, और जो इंस्ट्रक्शंस थी, डायरेक्टिव्स थे, वो भी सेंड किए गए ऑफिशियल्स के द्वारा एट द टॉप ऑफ प्रोविजनल टू प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को। जो 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स की बात थी ना, जो शुरुआती साल थे 19th सेंचुरी के, उस टाइम पे इन डॉक्यूमेंट्स को कॉपी भी किया गया ब्यूटीफुली। कैलीग्राफी जो होते हैं ना, जो कैलीग्राफी जिनकी अच्छी होती है, कैलीग्राफी लिखते हैं, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है, उनसे लिखवाया भी गया बाय दो जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ब्यूटीफुल राइटिंग में। एंड 19th सेंचुरी के मिडल आते आते प्रिंटिंग भी आ गई थी, तो मल्टीपल कॉपीज़ भी इन रिकॉर्ड्स की प्रिंट होने लगी थी। उस टाइम पे ही प्रिंटिंग आ गई थी हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, रिकॉर्ड्स होते थे, उनकी प्रिंटिंग भी होने लगी थी। अब बात करते हैं, सर्वेज भी इम्पॉर्टेंट हो गए थे। सर्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट हो गए थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में मानते थे, रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने में मानते थे, प्लस वो ये चीज़ में भी बिलीव करते थे कि अगर उन्हें प्रॉपरली कंट्री के ऊपर कंट्री को उन्होंने पूरा कॉन्कर करना है या फिर ट्रेड भी करना है, तो उनको हर एक जगह के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली 19th सेंचुरी के अर्ली की बात है, उन्होंने डिटेल सर्वे किए उस टाइम पे, जो भी मैप उन्होंने बनाया उस टाइम पे, उस मैप के अकॉर्डिंग वो पूरी कंट्री में घूमे, विलेजेस में भी गए, रिवेन्यू सर्वे भी उन्होंने किए कि कहाँ से कितना रिवेन्यू आ रहा है, कितना फ्लोरा है, फोना है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स कैसे हैं, किस जगह कौन से प्लांट उगते हैं। फोना मीन्स एनिमल्स, कौन सी जगह कौन से एनिमल्स मौजूद हैं। लोकल हिस्ट्रीज हर एक जगह की कैसी है, लोकल हिस्ट्री क्या है। टोपोग्राफी मतलब जो सॉयल है उसकी क्वालिटी कैसी है, या फिर कहाँ फर्टाइल सॉयल है, कहाँ इनफर्टाइल सॉयल है। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने देखी, ऑल द फैक्ट्स उन्होंने देखे हर एक रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन जमाने से पहले। फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते जो सेंसस ऑपरेशन थे ना, वो हर 10 साल बाद होने लगे। मतलब वो पॉपुलेशन भी उस टाइम पे काउंट करने लगे थे। आज के टाइम में भी होते हैं, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन काउंट होती है कि कितनी पॉपुलेशन है। तो उस टाइम पे भी वो ये चीज़ करते थे, एंड वो डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखते थे कि कितने नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो कहाँ कितने लोग रहते हैं। एंड देयर वर मैनी अदर सर्वेज भी उन्होंने किए, जैसे बोटानिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, ह्यूमन का सर्वे होता है ये, फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है। बोटानिकल सर्वे हो गया प्लांट्स का, जूलॉजिकल सर्वे हो गया जू का, एनिमल्स का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो गया जो हिस्ट्री की चीज़ें मिली, हिस्टोरियल चीज़ें मिली थी उनका सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ह्यूमन का सर्वे हो गया, फॉरेस्ट का सर्वे तो फॉरेस्ट का सर्वे ही हुआ। और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या नहीं बताते थे। अब क्या था ना, ये जो लोग थे ये लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिखते थे, लेकिन वहाँ के लोग परेशान भी तो होंगे ना। इन्होंने तो मॉडर्न हिस्ट्री बताने की कोशिश की, जेम्स मिल थे, उन्होंने तो बताने की कोशिश की कि ब्रिटिशर्स को पूरा कॉन्कर कर लेना चाहिए था, और उन्होंने कॉन्कर किया, इसीलिए हमारा इंडिया जो था उसको इतना ज़्यादा डेवलपमेंट मिला। ये वो बेसिकली ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये अपनी जो चीज़ दिखाना चाहते थे वो दिखाते थे, बट जो एक ऑफिशियल जो दूसरों की जो सोच होती है ना, वो इसमें मेंशन वो नहीं करते थे।
कि लोग जो हैं कंट्री के वो कैसा फील कर रहे हैं और उनके किन एक्शंस में या किन चीज़ों में वो लैग बिहाइंड या ले बिहाइंड कर रहे हैं, पीछे हैं। तो फॉर वॉट वी नीड टू लुक एल्सवेयर व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज। अगर हम इन सोर्सेज के बारे में भी ढूंढने की कोशिश करेंगे ना कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, लोगों को क्या प्रॉब्लम होती थी, जो ब्रिटिशर्स का पीरियड था, ये तो हमें पता ही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तभी तो हमारे इंडिया ने आज़ादी मांगी और आज़ादी पाई, राइट। दो दे आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट, ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, उन लोगों के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को, लोकल पब्लिक के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को थोड़ा ढूंढ पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों की डायरीज़ मिली, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स मिले एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज़ मिली, इम्पॉर्टेंट पॉपुलर पर्सनालिटीज़ की पॉपुलर बुकलेट्स मिले जो कि लोकल बाज़ार में उस टाइम पे सोल्ड किए जाते थे, बेचे जाते थे। एज प्रिंटिंग भी स्प्रेड हो गई थी, न्यूज़पेपर भी उस टाइम पे पब्लिश एंड इशू किए जाते थे, एंड लीडर्स रिफॉर्मर्स भी अपने आइडियाज़, पोइट्स, नोवेलिस्ट, ये सारी चीज़ें लिखते थे, अपने एक्सप्रेस करते थे अपने फीलिंग्स को। तो ये जो सोर्सेस थे ना, हाउएवर ये प्रोड्यूस किए गए जो लोग उस टाइम पे लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम इन चीज़ों से ये तो नहीं समझ सकते कि किस तरीके से उस टाइम के जो पीजेंट्स, ट्राइबल्स या इलिटरेट लोग थे या वो वर्कर्स थे जो माइंस में काम करते थे, खानों में काम करते थे, या जो स्ट्रीट पे पुअर लोग रहते थे, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्योंकि वो तो इलिटरेट थे, उन लोगों ने कुछ ऐसा लिखा नहीं है, तो इनके बारे में बता पाना, इनकी लाइफ के बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद ये है कि येट ये चीज़ें की जा सकती हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। जब आप इस बुक को रीड करोगे तो आप देख सकोगे कि किस तरीके से हाउ दिस कैन बी डन, हम इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरा हो चुका है। अब ये जो बॉक्सेस में चीज़ें हैं इनको एक बारी रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं इनमें क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट, 1946 की बात है। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ना इंडिया में, वो ट्राई कर रही थी म्यूटिनिटी को डाउन करने के लिए, जो ब्रोक कर रही थी। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में। यहाँ पे क्या था ना, 1946 की बात है। कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी ना उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी, वो क्या कर रहे थे, जो रॉयल इंडियन नेवी के शिप्स थे ना, उनको तोड़ने की, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे एक सैम्पल भी है इस काइंड ऑफ रिपोर्ट का जो उस टाइम पे लिखी गई थी, ठीक है। उस टाइम पे अखबार में या कहीं ये रिपोर्ट लिखी गई थी, छपी थी कि बॉम्बे अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी, अरेंजमेंट्स जो हैं आर्मी के लिए कर दिए गए हैं, टेक ओवर करने के लिए शिप्स को, अपना कब्जा करने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। रॉयल नेवी शिप्स जो हैं वो हार्बर के बाहर खड़ी हैं, ठीक है। हार्बर मतलब जहाँ वो लोग लैंड करते थे, शिप्स वगैरह इकट्ठी होती थी। एक कराची का भी यहाँ पे उस टाइम पे न्यूज़ छपी थी। 301 जो म्यूटिनियर्स हैं, म्यूटिनियर्स वो हो गए जो शिप वगैरह में जो इंडियन नेवी आर्मी के लोग थे, वो उनको अरेस्ट कर लिया गया है। एंड फ्यू जो है वो मोर स्ट्रांगली सस्पेक्टेड भी हैं टू बी अरेस्टेड। कुछ लोगों को और भी हमें सस्पेक्टेड हैं कि उनको भी हमें अरेस्ट करना है, ठीक है। ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स कर दी गई हैं अंडर मिलिट्री गार्ड। विशाखापट्टनम जो है वहाँ पे ये चीज़ उसके बारे में लिखी गई कि जो पोजीशन है वो कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है, कोई वायलेंस नहीं ऑकर हुआ है। मिलिट्री गार्ड्स जो हैं उनको भी शिप्स में प्लेस कर दिया गया है, इस्टेब्लिशमेंट्स हो चुके हैं, कोई फर्दर ट्रबल एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सेप्ट दैट कि फ्यू मैन जो हैं वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं काम करने के लिए। तो ये डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7 फाइल नंबर 521 1946 में ये लिखी गई थी। 21 मई 1946 की है ये। एंड होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बॉक्स की। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि उस टाइम पे भी खबरें छपती थी, प्रिंटिंग तो होने लगी थी ना। फिर यहाँ पे लिखा गया है नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। न्यूज़पेपर्स जो थे अकाउंट प्रोवाइड कराते थे ऑफ द मूवमेंट, कि किस तरीके की मूवमेंट अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री में चल रही हैं, अलग अलग हिस्से में चल रही हैं हमारे देश के। यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो 1946 की ही है।
2000 पुलिसमैन से ज़्यादा दिल्ली में उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था खाना खाने से। थर्सडे मॉर्निंग को उन्होंने प्रोटेस्ट किया लो सैलरीज़ के लिए कि उनको लो सैलरी मिल रही है, उनका जो खाना उनको मिल रहा है वो बैड सप्लाई का है, मतलब ख़राब होता है खाना फ्रॉम द पुलिस लाइन्स एंड किचन, खाना ख़राब आ रहा है। और ये जो न्यूज़ थी ये स्प्रेड की गई दूसरे पुलिस स्टेशंस पे, और जो मैन थे वहाँ पे उन्होंने भी खाना खाने से रिफ्यूज़ कर दिया। वन ऑफ द स्ट्राइकर ने कहा, जिन्होंने स्ट्राइक की थी उनमें से एक स्ट्राइकर ने कहा कि जो फूड सप्लाई हमें की जा रही है पुलिस लाइन किचन के द्वारा वो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए फ़िट नहीं है। इवन जो कैटल मतलब जो जानवर है ना वो भी नहीं इन चपातीज़ और दाल को खा सकते जो हमें खाने को दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट होते थे, उस टाइम पे भी ये न्यूज़ वगैरह छपती थी। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी ये 22 मार्च को 1946। सो हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलेगा।